नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हमें पढ़ना है सेक्शन 13 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 13 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की। इससे पहले हमने पढ़ा सेक्शन 12, जहां हमने देखा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन अब हम समझेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यह बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉरवर्ड चार्ज। अगर हमारा केस फॉरवर्ड चार्ज का है और हमें टाइम ऑफ सप्लाई पता करना है सर्विस के केस में, तो हम किस तरीके से निकालेंगे दोस्तों। इस चीज में सबसे पहले दो पॉइंट देखना है। कौन कौन सा? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जिस डेट को इनवॉइस इशू हुआ है, या पेमेंट रिसीव्ड डेट, या जिस डेट को पेमेंट रिसीव्ड हुआ है। इनमें से जो डेट पहले होगा वह टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। मैंने आपके सामने यहां 3 पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन मैं बताता हूं आपको अभी सिर्फ 2 पॉइंट देखना है। कौन कौन सा पॉइंट? ड्यू डेट इशू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। सेक्शन 31 के हिसाब से सर्विसेज के केस में टैक्स इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, यह हमें कौन बताता है? सेक्शन 31। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सेक्शन 31 क्या कहता है, तो इसके लिए हमें सेक्शन 31 को देखना होगा। तो आइए हम सेक्शन 31 को देख लेते हैं। सेक्शन 31 यह क्या बता रहा है? ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर्विस के केस में कब तक टैक्स इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। इसमें 2 तरीके की सर्विसेज हैं। कौन सा? एक अदर देन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब एक सर्विस वह है जो कि 3 महीने के अंदर ही खत्म हो जाती है। मतलब आप इस तरीके से हम कह सकते कोई नॉर्मल सर्विस जो कि 3 महीने के अंदर ही वह सर्विस खत्म हो जाएगी, इसको बोलते हैं अदर देन कंटिन्यूअस में लेते हैं। और एक दूसरी सर्विस होती है ऐसी सर्विस जो आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हो और वो लगातार 3 मंथ से ज्यादा तक चलती रहती है। मतलब जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो वह कंटिन्यू 3 महीने से ज्यादा तक चलती रहती है, उसको हम कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में लेते हैं। और इसके अलावा जो 3 महीने के अंदर ही सर्विस खत्म हो जानी है उसको हम अदर देन कंटिन्यूअस में समझेंगे। अगर आपका केस अदर देन कंटिन्यूअस का है तो उसका टैक्स इनवॉइस इशू करने का टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब जिस डेट को आपने सर्विस प्रोवाइड किया है, जिस डेट को आपने सप्लाई दिया है सर्विस का, उस डेट से 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू कर देना है। जिस दिन आपने सर्विस दिया है उसके 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू कर देना है। ओके। लेकिन इसमें कुछ है, जैसे बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, टेली कम्युनिकेशंस हो गए, जो सर्विस प्रोवाइड करा रही हैं, इनको 15 दिन और दिया गया है। इनको कब तक इशू कर देना है? इन्होंने जिस डेट को सर्विस दिया है उस डेट से 45 दिन के अंदर इनको इनवॉइस इशू कर देना है। सिंपल सा, क्लियर। अब अगर अगला हमारा केस है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, वह सर्विसेज जो हम 3 महीने से ज्यादा दे रहे हैं लगातार, उस केस में कब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। इसमें देखिए, आप किसी को सर्विस देने वाले हो, कंटिन्यू सर्विस देने वाले हो, 3 महीने से ज्यादा सर्विस देने वाले हो, तो आपके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, एग्रीमेंट होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर एग्रीमेंट में पेमेंट का ड्यू डेट लिखा हुआ है कि इस तारीख को आपको इतना पेमेंट कर देना है, फिर इस तारीख को इतना पेमेंट कर देना है, सब कुछ एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, तो इसमें जो ड्यू डेट है पेमेंट का, उस डेट को इनवॉइस इशू कर देंगे या उससे पहले। इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एग्रीमेंट है सप्लाई ऑफ सर्विसेज का, हमने एग्रीमेंट किया है। यहाँ क्या देखा? 1 जनवरी 2024 को ड्यू डेट है, 3 लाख पेमेंट कर देना है। इसके बाद 1 अप्रैल 2024 को ड्यू डेट है, 7 लाख पेमेंट कर देना है। अगर इस तरीके से एग्रीमेंट में हमें दिख रहा है, फिर तो इसमें बहुत ही सिंपल सा जो ड्यू डेट है, जैसे जो ड्यू डेट लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2024 को 3 लाख पेमेंट करना है, बस इस ड्यू डेट को आपको इनवॉइस इशू कर देना है या इससे पहले कर देना है। अब जैसे दूसरा ड्यू डेट दिख रहा है 1 अप्रैल 2024 को, तो इस ड्यू डेट को ही आपको इनवॉइस इशू कर देना है या इससे पहले इनवॉइस इशू कर देना है, अगर एग्रीमेंट में ड्यू डेट लिखा हुआ है। ओके। अगर मान लीजिए एग्रीमेंट में ड्यू डेट नहीं दिया हुआ है, एग्रीमेंट में ड्यू डेट नहीं लिखा हुआ है, बस एग्रीमेंट साइन हो गया, बाकी काम स्टार्ट हो गया
कोई ड्यू डेट नहीं लिखा हुआ पेमेंट का, तो फिर उस केस में क्या होगा, फिर जिस डेट को आपको पेमेंट रिसीव हो रहा है, जिस डेट को आपको पेमेंट रिसीव हुआ है, उस डेट को इनवॉइस इशू कर दो, या उससे पहले। आप किसी को सर्विस दे रहे हो, कोई ड्यू डेट नहीं है एग्रीमेंट में, लेकिन आपका जो रिसिपिएंट है वह आपको जिस डेट को, मान लीजिए उसने एक डेट में उठा के आपको 5 लाख का पेमेंट कर दिया, कोई एग्रीमेंट में कोई ड्यू डेट नहीं, लेकिन 5 लाख पेमेंट कर दिया आपको, तो जिस डेट को उसने आपको पेमेंट किया है, या उसी डेट को आप इनवॉइस यूज कर दो या उससे पहले। ओके, या तो क्लियर हो गया। और दूसरा केस, अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ एग्रीमेंट में ड्यू डेट नहीं लिखा हुआ है, अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ कि इस डेट को 50% पेमेंट करना है, इस डेट को 60% पेमेंट करना है, इस डेट को 25%, इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो उस केस में थोड़ा सा डाउट है। क्यों? क्योंकि अगर उस तरीके का एग्रीमेंट बनेगा नहीं। इसका रीजन क्या है? अगर मान लीजिए लिखा हुआ इस डेट को 25% पेमेंट करना है, अब उस डेट तक आपने कुछ सर्विस नहीं दिया है, कोई काम ही नहीं कंप्लीट किया है, तो 25% पेमेंट कैसे मिलेगा? तो इस तरीके से इस केस को नहीं देखेंगे। इसके लिए हम देखेंगे, अगर कंप्लीशन ऑफ इवेंट है, कंप्लीशन ऑफ इवेंट में मतलब कि यह दिखाया जा रहा है कि इतना काम पूरा हो जाएगा, इतना इवेंट पूरा हो जाएगा, फिर इतनी पेमेंट हम दे देंगे, या फिर इतना काम आप पूरा कर दोगे, यहां तक का काम, यहां तक का इवेंट पूरा हो जाएगा, फिर पेमेंट रिलीज कर देंगे। अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो यहां पे यह देखा जाएगा, अगर कंप्लीशन ऑफ इवेंट है तो जिस दिन जितना इवेंट हो गया है उस दिन इनवॉइस इशू हो जाएगा, या उससे पहले। मान लीजिए हम किसी को सर्विस दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट का कोई बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, और हमने बोल दिया यह इवेंट कि अगर फर्स्ट फ्लोर तक हमने काम कर दिया तो भैया इतना पेमेंट हमें चाहिए। तो जब फर्स्ट फ्लोर हमने तैयार करके दे दिया, जो पेमेंट हमें मिला उसी दिन हम इनवॉइस इशू कर देंगे, या उससे पहले। फिर अगला इवेंट, अगर हमने सेकंड फ्लोर तक काम कर दिया, सेकंड फ्लोर तैयार कर दिया, फिर इतना पेमेंट चाहिए, तो जब वह इवेंट कंप्लीट होगा तो जो हमें पेमेंट मिलेगी या उसी दिन इनवॉइस इशू कर देंगे या उससे पहले। क्लियर? अब हम यहां क्या देखा हमने सेक्शन 31 के हिसाब से, कि अगर टाइम आप सप्लाई निकालना हो सर्विसेज केस में, तो आपको कब तक टैक्स इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। उसमें एक तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस देख लिया, और दूसरा नॉर्मल सर्विस, जो कंटिन्यूअस सर्विसेज नहीं है। ओके, नॉर्मल सर्विस कौन सी है? जो 3 मंथ के अंदर समाप्त हो जाएगी, और जो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस होगी, जो लगातार 3 महीने तक सर्विस देना होगा। ओके, अब हम देखते हैं सेक्शन 13। अब यहां क्या है? ड्यू डेट इशू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 के हिसाब से। अब फॉरवर्ड चार्ज में हम टाइम ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं सर्विस के केस में, तो यहां क्या बोल रहा है कि जो सेक्शन 31 है उसके हिसाब से आपको इनवॉइस कब तक इशू कर देना चाहिए था। एक तो ये डेट लो, अभी जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इसको आप मत देखो, अभी सिर्फ 2 डेट लेना है, ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या पेमेंट रिसीव डेट, बस इन दोनों को देखना है। और पेमेंट रिसीव डेट में ध्यान रखना वही चीज, वह डेट जिस दिन आपके बुक्स, आप अपने बुक्स आप अकाउंट में एंट्री किया हो वह डेट, या वह डेट जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है वह डेट। इसमें से जो दोनों डेट में पहले होगा वह डेट आपका पेमेंट रिसीव डेट में माना जाएगा। तो इसमें 2 पॉइंट देखना, एक तो डेट इशू ऑफ इनवॉइस वह डेट, या पेमेंट रिसीव डेट, इन दोनों डेट में से जो डेट पहले होगा वह टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अब यह जो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है सेक्शन 31 के हिसाब से, यह तो बोलता है कि आपकी इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए इस डेट तक। तो अगर उस डेट तक इनवॉइस इशू हो गया है तो वह डेट या पेमेंट रिसीव डेट, इन दोनों डेट में से जो पहले होगा वह आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इशू ऑफ इनवॉइस डेट कितना है? 10 जून को। ओके, पेमेंट रिसीव डेट है 11 जुलाई को, तो इसमें से पहले कौन सा है? 10 जून, तो टाइम ऑफ सप्लाई 10 जून, क्योंकि टाइम से आपने इनवॉइस इशू किया है, टाइम ऑफ सप्लाई 10 दिन। अगर 10 जून से पहले हमें पेमेंट रिसीव हो जाता तो वह डेट माना जाता टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन अब यहां जो लिखा है जिस डेट को सर्विस प्रोवाइड किया गया है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका काम तब होगा जब जो ड्यू डेट है, इनवॉइस इशू करने का ड्यू डेट है, मतलब सर्विस केस में हमने क्या देखा था कि जिस डेट को आपने सर्विस प्रोवाइड किया उसके 30 दिन के अंदर आपको इनवॉइस इशू कर देना है, वो है ड्यू डेट। लेकिन आपने सर्विस प्रोवाइड किया और 30 दिन के अंदर आपने इनवॉइस इशू नहीं किया, यानी कि
जो रूल है उसको आपने फॉलो नहीं किया। आपको 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू करना था, आपने 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू नहीं किया। फिर हम इस डेट को भूल जाएंगे, फिर इस डेट को हम नहीं देखेंगे, ध्यान देना। फिर जो ड्यू डेट इशू ऑफ इनवॉइस है अंडर सेक्शन 31, इस पॉइंट को हम भूल जाएंगे। फिर हम दो पॉइंट कौन सा देखेंगे, वह पॉइंट देखेंगे जिस डेट को आपने सर्विस प्रोवाइड किया गया है, जिस डेट को सर्विस प्रोवाइड किया गया है, जिस डेट को आपने सर्विस प्रोवाइड किया है वह डेट, और पेमेंट रिसीव डेट, इन दोनों डेट में से जो पहले होगा वह आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। मान लीजिए हमने सर्विस प्रोवाइड किया है 10 अप्रैल को, अब 10 अप्रैल को सर्विस प्रोवाइड किया है तो इसका टैक्स इनवॉइस इशू करने का भी कोई टाइम लिमिट है। 30 दिन के अंदर हमें टैक्स इनवॉइस इशू करना था, लेकिन हमने क्या किया, 30 दिन के अंदर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया। तो फिर यहां ये जो ड्यू डेट है इसको नहीं देखना है, फिर हमें ये दो चीज देखना है, जिस डेट को सर्विस प्रोवाइड किया गया वह डेट, और या पेमेंट रिसीव डेट, इन दोनों में से जो पहले होगा वह आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा सर्विस के केस में। क्लियर हुआ? सिंपल सी बात है, अगर 30 दिन में इनवॉइस इशू नहीं हुआ है तो जिस डेट को सर्विस प्रोवाइड किया गया है उस डेट को, या पेमेंट रिसीव डेट, इनमें से जो पहले होगा वह टाइम ऑफ सप्लाई होगा। एक बार उसको हम रिपीट करते हैं। सर्विस के केस में फॉरवर्ड चार्ज में हमें टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जिस डेट को इनवॉइस इशू हुआ है, या पेमेंट रिसीव डेट, इन दोनों में से जो पहले होगा वह आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने सर्विस प्रोवाइड किया और उसका इनवॉइस 30 दिन के अंदर इशू हो जाना चाहिए था, आपने 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू नहीं किया, तो फिर ये ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस को नहीं देखना है। फिर देखना है जिस डेट को आपने सर्विस प्रोवाइड किया वह डेट, और जिस डेट को पेमेंट रिसीव हुआ है। इन डेट, अगर आपको पहले पेमेंट रिसीव हुआ वह डेट पहले है तो वह टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, या जिस दिन आपने सर्विस प्रोवाइड किया वह डेट पहले है तो वह टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। क्लियर? मतलब फर्स्ट पॉइंट में हमें देखना है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, पेमेंट रिसीव डेट, इन दोनों में से जो पहले होगा वह टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अगर 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू नहीं हुआ है तो फिर जिस डेट को सर्विस प्रोवाइड किया गया है वह डेट, या पेमेंट रिसीव डेट, इन दोनों में से जो पहले होगा वह टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ओके, या तो होगा फॉरवर्ड चार्ज का। अगला है रिवर्स चार्ज का। अब रिवर्स चार्ज में क्या होता है, रिवर्स चार्ज में तो आपको खुद ही टैक्स पेमेंट करना होगा। जो रेसिपिएंट होता है, जो सर्विस रिसीव करता है, उसी को टैक्स पेमेंट करना होगा। रिवर्स चार्ज में तो यही होगा। तो रिवर्स चार्ज में क्या होगा, यहां पर हम दो पॉइंट देखेंगे। हमने गुड्स के केस में देखा था, 3 पॉइंट देखा था कि जिस दिन गुड्स रिसीव हुआ, या जिस दिन आपने पेमेंट किया, और जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया उसमें 30 दिन वहां मिलता था। लेकिन यहां पर सर्विस के केस में हम सिर्फ 2 पॉइंट देखेंगे। कौन कौन सा? जिस दिन आपने पेमेंट किया, मतलब जिससे आप सर्विस ले रहे हो आप उसको पेमेंट भी करोगे, क्योंकि आप सर्विस रिसीव कर रहे हो। यहां पर टैक्स की लायबिलिटी आपके ऊपर आएगी, रिवर्स चार्ज का मैटर है। तो यहां क्या देखना, पहला पॉइंट, जिस दिन आपने पेमेंट किया है वह डेट। अब वह डेट, जिस दिन आपने पेमेंट किया उस डेट में कौन सा डेट लेना है, जिस डेट को बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने एंट्री की हो, या जिस डेट को आपके बैंक अकाउंट से अमाउंट डेबिट हुआ हो। इन दोनों में से जो पहले होगा वह डेट आप ले लेंगे पेमेंट डेट। ओके, और दूसरा, आपके सप्लायर ने जिस दिन इनवॉइस इशू किया है, तो गुड्स के केस में हमने कितने दिन का टाइम देखा था, 30 दिन, 30 दिन और 31वें दिन। यहां पर सेम वही चीज है, यहां पर 30 दिन के जगह 60 डेज, 60 दिन हो गया है। या जिस दिन आपके सप्लायर ने टैक्स इनवॉइस इशू किया है उसके 60 दिन, मतलब एक्स्ट्रा डे, इन दोनों में से जो पहले होगा वह आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा रिवर्स चार्ज के केस में, सर्विस के केस में। ओके, और यहां एक चीज मैं और अपडेट कर दूं, अभी जो जुलाई 2024 में बजट आया है, जो बजट आया है इसमें जो है अमेंडमेंट किया गया है, किसमें, इसी में CGST एक्ट सेक्शन 13 सब सेक्शन 3, जो कि रिवर्स चार्ज की बात करता है, जो अभी हम देख रहे हैं। यहां पर अमेंडमेंट किया गया है, और वह अमेंडमेंट क्या है मैं थोड़ा सा अपडेट कर देता हूं। इसमें क्या कहा गया है, जैसे हमने यहां क्या देखा, दूसरा पॉइंट, कि आपके सप्लायर ने जिस डेट को इनवॉइस इशू किया है
उससे 60 दिन लेना है, हम यहां देख रहे हैं। लेकिन अगर आपका दो तरीके के सप्लायर हो जाएगा ना, अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है तब तो इनवॉइस इशू करेगा। अगर मान लीजिए आपने जिससे सर्विस लिया है वह सप्लायर आपका अनरजिस्टर्ड है, फिर तो वह इनवॉइस इशू करेगा नहीं, फिर तो जो रिसिपिएंट है उसको इनवॉइस इशू करना पड़ जाएगा। तो पहले जो था ये पॉइंट यहां नहीं रखा गया था, सिर्फ सप्लायर इशू ऑफ इनवॉइस सप्लायर के बारे में बताया गया था। लेकिन अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट को इनवॉइस इशू करना होगा, ये पॉइंट यहां नहीं था। जो अभी बजट आया था जुलाई 2024 में बजट आया हुआ है, इसमें इस पॉइंट को लेकर अमेंडमेंट किया गया है सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 में आप सीजीएसटी एक्ट में, जो रिवर्स चार्ज का केस है। ओके, इस चीज को भी हाथों हाथ हमने अपडेट कर दिया है। ओके, अगला केस हम क्या देख लेते हैं, सप्लाई थ्रू वाउचर्स। बिल्कुल सिंपल सा जो हमने पढ़ा था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में, सप्लाई थ्रू वाउचर। अगर जो सप्लाई जो वाउचर है आपका, अगर सप्लाई आइडेंटिफेबल है तो जिस डेट को वाउचर इशू हुआ है वह डेट टाइम ऑफ सप्लाई, सेम वही चीज। अगर आपका जो वाउचर है सप्लाई आइडेंटिफेबल नहीं है तो जिस डेट को आप डेट ऑफ रिजेंशन होगा वह डेट आपका टाइम ऑफ सप्लाई, सेम वही चीज, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। जो हमने गुड्स केस में पढ़ा था सेम वही चीज है। सर्विस में सिर्फ हमें दो पॉइंट समझना था, एक है रिवर्स चार्ज वाला और एक फॉरवर्ड चार्ज वाला, बाकी सारे सब कुछ सेम है, वाउचर भी सेम है। और उसके बाद रेजिडुअल जो था, जो हमने पढ़ा था किसके केस में, ये रेजिडुअल केसेस में रिटर्न फाइल का ड्यू डेट या अदर केस में जिस डेट को टैक्स पेमेंट हो रहा है टाइम ऑफ सप्लाई वही होगा, सेम यही है, सिर्फ वहां गुड्स की जगह यहाँ सर्विस होगा। जो स्पेशल पॉइंट है सेम यही चीज है, वहां गुड्स की जगह यहाँ सर्विसेज होगा। कि अगर आपने किसी को सर्विस दिया और उसने आपको टाइम से पेमेंट नहीं दिया तो आप उसे अगर लेट फीस, इंटरेस्ट या पेनाल्टी चार्ज करते हो तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप उससे कलेक्ट करोगे, जिस डेट को आपको वह एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाएगा उस डेट को आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मान जाएगी, आप उसके ऊपर आपको टैक्स पेमेंट करना होगा। सेम चीज है ये, और कुछ नहीं समझना है दोस्तों। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने क्या देख लिया, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो सेक्शन 13 है, और इससे पहले हमने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़ा था जो सेक्शन 12 था। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, गुड्स का भी टाइम ऑफ सप्लाई निकालना समझ गए और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का भी समझ गए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।